हेलो एंड वेलकम बैक टू उन्नति आईएएस। यूपीएससी ईपीएफओ के सिलेबस में आज से हम सोशल सेक्टर स्कीम शुरू करने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है यूपीएससी ईपीएफओ के एग्ज़ाम की दृष्टि से। इसमें हम पिछले एक साल की जुलाई 2020 से लेकर जुलाई 2021 तक की सारी करंट अफेयर जो सोशल सेक्टर स्कीम से रिलेटेड हैं, सोशल सेक्टर में जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाई गई हैं उन सभी को कवर करेंगे। इसके हम मैक्सिमम 3 लेक्चर आएंगे, यानी कि पहला लेक्चर ये है, इसके बाद हमारे 2 लेक्चर्स और आएंगे कंटिन्यू कल और परसों। उसमें हम 3 लेक्चर्स में इन सारी स्कीम्स को कवर कर लेंगे पिछले एक साल की करंट अफेयर्स में जो स्कीम्स हमारी चर्चा में रही हैं। इसके अलावा भी अगर हमें टाइम मिलता है तो इसके पीछे की भी हम जनवरी 2020 से लेकर अब तक की सारी करंट अफेयर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे जो सोशल सेक्टर से रिलेटेड है, यानी कि सोशल वेलफेयर से रिलेटेड है। तो शुरू करते हैं इसमें अपनी पहली स्कीम से। पहली स्कीम है हमारी टॉप टू टोटल। जैसे कि आपको पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम थी टॉप, जो कि हमारी वेजिटेबल से रिलेटेड है, टमाटो, ओनियन, पोटैटो, यानी कि आपका टमाटर, प्याज और आलू से रिलेटेड जो ये टॉप स्कीम थी, इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है, टोटल, इसको टोटल नाम दे दिया गया है। अब आपको इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो याद रखने हैं वो है, ये स्कीम किसके द्वारा शुरू की गई है, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री द्वारा ऑपरेशन ग्रीन्स को टॉप से फसलों से सभी खराब होने वाली, यानी कि जितनी भी पेरिशेबल वेजिटेबल्स होती हैं, यानी कि आपको पता ही होगा पेरिशेबल वेजिटेबल्स जो होती हैं ज़्यादातर पेरिशेबल्स होती हैं तो जल्दी खराब होने वाली होती हैं, तो इसको सब्जियों तक, सारी सब्जियों तक बढ़ा दिया गया है, यानी कि टॉप से लेकर टोटल तक। टॉप में कितनी थी सब्जियां, 3 थी, टमाटर, आपका आलू और प्याज। अब इन सारी सब्जियों के लिए इसको लागू कर दिया गया है। किसके द्वारा स्कीम लॉन्च की गई थी, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री और ऑपरेशंस ग्रीन्स के अंतर्गत ये स्कीम आती है। ये खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली ऑपरेशन ग्रीन योजना को टमाटर, प्याज और आलू फसलों से अन्य अधिसूचित बागबानी फसलों तक बढ़ा दिया गया है, ताकि अधिशेष उत्पादन जो होता है, यानी कि सरप्लस प्रोडक्शन जो होता है, उसके क्षेत्र में प्रमुख खपत केंद्रों तक उनके परिवहन और भंडारण के लिए सब्सिडी प्रदान की जा सके। यानी कि इस स्कीम्स के अंतर्गत ये किया गया है, जितने भी वेजिटेबल्स हैं, पेरिशेबल वेजिटेबल्स हैं और ऐसे वेजिटेबल्स जो बागबानी हैं, यानी कि बागबानी फसलें जो हैं, उन सभी के उत्पादन को इससे बढ़ावा मिलेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि उत्पादन से, यानी कि किसान के खेतों से इनको फूड इंडस्ट्री तक लेके जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और साथ ही स्टोरेज की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी और उसके लिए सब्सिडी भी प्रोवाइड की जाएगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान इसका उत्पादन कर सकें इन वेजिटेबल्स का और उनको खराब होने से भी बचाया जा सके और उनका एक्सपोर्ट भी किया जा सके और ट्रांसपोर्ट सुविधा भी प्रदान की जा सके। इसका उद्देश्य फलों और सब्जियों के उत्पादकों को लॉकडाउन के कारण संकटग्रस्त बिक्री करने से बचाना, यानी कि जैसे कि पिछले साल लॉकडाउन, यहाँ से जो हम जो शुरू कर रहे हैं आज से, वो जुलाई 2020 से हमने शुरू की हैं स्कीम्स, इसलिए अभी आज के जो लेक्चर में आपको स्कीम्स मिलेंगी वो लास्ट ईयर की स्कीम्स मिलेंगी। संकटग्रस्त बिक्री से बचाने के लिए, जैसे कि आपको पता होगा कि ट्रांसपोर्ट सुविधाएं सारी बंद कर दी गई थी, फैसिलिटीज, तो जितने भी पेरिशेबल गुड्स से उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, इसलिए इस नुकसान से बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा इस योजना को शुरू किया गया और फसल के बाद के इसका उद्देश्य जो था वो फसल के बाद के नुकसान को कम करना था, यानी कि क्रॉप जो हार्वेस्टिंग होती है, यानी कि फसल कटाई के बाद अब जो पैदावार जो खेतों में होती है, अब उसको किसान खुद तो कंज्यूम नहीं कर लेगा, जाहिर सी बात है वो मार्केट में कंज्यूम होने के लिए आएगी, बिकने के लिए आएगी, लेकिन मार्केट में बिकने के लिए उसको कंधे पर ढोकर तो नहीं लाएंगे उसके लिए ट्रांसपोर्ट सुविधा का होना जरूरी है। और ट्रांसपोर्ट सुविधा सारी बंद कर दी गई थी लास्ट ईयर, आपको पता ही होगा, जो कंटिन्यूअसली 21 दिन करके 4 बार लॉकडाउन को बढ़ाया गया था, तो उसमें ट्रांसपोर्ट सुविधा पूरी तरह बंद थी। तो इस वजह से पेरिशेबल गुड्स बहुत ज़्यादा खराब हुए हैं और इसकी वजह से इसकी मार्केट में रेट भी बढ़े थे, क्योंकि इन चीज़ों की पूरी सप्लाई सही तौर पर नहीं हो पा रही थी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम्स को लॉन्च किया गया है। अब अधिसूचना की तिथि से 6 महीने की अवधि के लिए इसको लागू किया गया था, यानी कि 11 जून 2020 से इसको स्टार्ट किया गया था और 6 महीने के लिए, यानी कि दिसंबर तक के लिए फलों और सब्जियों के प्रसंस्करण विपणन में लगे खाद्य प्रोसेसर, एफपीओ, सहकारी समितियां, यानी कि कोऑपरेटिव कमिटीज जो होती हैं, व्यक्तिगत किसान, इंडिविजुअल फार्मर्स, लाइसेंस प्राप्त कमीशन एजेंट, जो आपके आहर्तिया होते हैं, यानी कि जो नॉर्थ इंडिया में जो एजेंट होते हैं आहर्तिया, निर्यातक, एक्सपोर्टर, राज्य विपणन, सहकारी संघ, जो स्टेट मार्केटिंग या कोऑपरेटिव यूनियंस होती हैं, एसोसिएशन होती हैं, और खुदरा विक्रेता, यानी कि रिटेल सेलर्स जो होते हैं, ये सभी इसमें शामिल हैं। मंत्रालय निम्नलिखित 2 घटकों की लागत के 50% की दर से सब्सिडी प्रदान करेगा। लागत मानदंडों के अधीन अधिशेष उत्पादन क्लस्टर से उपभोग केंद्र तक
पात्र फसलों का परिवहन और या पात्र फसलों के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाओं को किराए पर लेने के लिए अधिकतम 3 महीने की अवधि प्रदान करेगा। यानी कि 3 महीने के लिए किराए पर यह भंडारण सुविधा भी प्रदान की जाएगी और सब्सिडी पर प्रदान की जाएगी, यानी कि इस पर सब्सिडी भी सरकार द्वारा दी जाएगी। ट्रांसपोर्ट पर भी सब्सिडी दी जाएगी, सरकार द्वारा दी गई पिछले साल। और इसके भंडारण पर यानी कि स्टोरेज फैसिलिटीज पर, वेयर हाउसेज के लिए जो पैसा दिया जाता है, रेंट दिया जाता है, उसमें भी सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी प्रदान की गई। अगली न्यूज है हमारी खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय की FME योजना, FME योजना। तो ये क्या है? खाद्य प्रसंस्करण मंत्री ने मौजूदा सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए यानी कि इनोवेशन के लिए वित्तीय, फाइनेंशियल, तकनीकी, टेक्नोलॉजिकल और व्यावसायिक कमर्शियल सहायता प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इसके एक भाग के रूप में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस FME योजना का औपचारिकरण शुरू किया। तो इसमें क्या किया गया है? ये क्या है? फूड माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या एंटरप्राइजेस। तो ये PMFME योजना क्या है? माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस योजना। इस योजना की लागत 35,000 करोड़ रुपए का इसमें निवेश किया जाएगा। इसमें 9 लाख कुशल और अर्धकुशल रोजगार पैदा होंगे इससे, और सूचना, प्रशिक्षण, बेहतर प्रदर्शन और औपचारिकता तक पहुंच के माध्यम से 8 लाख इकाइयों को लाभ होगा इसमें, यानी कि 8 लाख यूनिट्स को इसमें फायदा होगा। कौन सी यूनिट्स? 8 लाख ऐसी यूनिट्स जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंतर्गत कार्यरत हैं, यानी कि फूड में प्रोसेसिंग की कार्य करते हैं, जैसे कि टमाटर से केचप बनाना और आलू के चिप्स बनाना। तो इस तरह के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में जो कंपनियां कार्यरत हैं, ऐसी 8 लाख इकाइयों को इससे फायदा होगा। इसमें केंद्र द्वारा प्रायोजित ये योजना 10 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ, यानी कि परिव्यय के साथ, एक्सपेंडिचर के साथ 2020-21 से 2024-25 तक 5 वर्षों की अवधि में लागू की जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको यही याद रखना है कि किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है, अवधि क्या है, यानी कि किस समय से लेकर कितने समय तक के लिए योजना लागू की गई है। योजना का उद्देश्य क्या है? योजना का उद्देश्य आपको पता होना चाहिए। तो अब इसमें क्या है? इसको 5 साल के लिए 2020-21 से फाइनेंशियल ईयर से लेकर 2024-25 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए 2020-21 से 2024-25 तक के फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको घोषित किया गया है। योजना के तहत जो खर्च होगा वो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कैसा अनुपात होगा? 60:40 का, जैसे कि आमतौर पर होता है। क्यों ये रेशो कब बांटा जाता है? जब कोई योजना सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होती है। हम कई बार पहले भी बता चुके हैं, स्पॉन्सर्ड जो होती है मतलब उसमें केंद्र और राज्य दोनों का अंश होगा। और सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स कौन सी होती है? जो पूरी तरह केंद्र द्वारा जिनका वित्त पोषण किया जाएगा, यानी कि 100% वित्त पोषण केंद्र द्वारा किया जाएगा। अब आप में से बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे, पता होने के बावजूद भी कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से बच्चे। तो इसका आपको मैं ट्रिक बताता हूं आज कि स्पॉन्सर्ड स्कीम्स कैसे याद रखनी है आपको। देखिए, जैसे कि आपने अक्सर मैच देखे होंगे, क्रिकेट मैच, ये एग्जांपल हम आपको पहले भी दे चुके हैं शुरुआती लेक्चर्स में। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, जैसे कि आपने स्पेशली IPL देखे होंगे, तो IPL में या क्रिकेट मैचेस में तो जो बाउंड्री लाइन होती है, बाउंड्री लाइन के चारों तरफ आपने देखा होगा कि कुछ बोर्ड लगे होते हैं, छोटे छोटे बोर्ड, एडवर्टीजमेंट बोर्ड लगे होते हैं। उन एडवर्टीजमेंट बोर्ड पर आप देखते होंगे लाइटें भी जलती होती हैं। जो बाउंड्री लाइन की जो रस्सी होती है, रोप होती है, उस रोप के पास में लगे होते हैं। जैसे कभी कभी जो फील्डर होता है, जो खिलाड़ी होता है, वो गेंद का पीछा करते हुए कभी कभी बाउंड्री लाइन के अंदर घुस जाते हैं, तो टकरा जाते हैं इस बोर्ड से। तो आपने देखा होगा इस बोर्ड से के सहारे से अपने आप को रोकते हैं। तो ये बोर्ड क्या होते हैं? इन बोर्ड पर कंपनियों के नाम लिखे होते हैं जो कंपनी स्पॉन्सर करती हैं उस मैच को। जैसे कि रिलायंस का नाम लिखा आपने कई बार देखा होगा। अब तो और भी एजुकेशन कंपनीज का भी नाम आने लगा है। आपने कई बार बायजूस का नाम भी लिखा हुआ देखा होगा इन बोर्ड्स पर, और भी अन्य कंपनियों के नाम देखे होंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? ये स्पॉन्सर कर रही हैं, यानी कि ये फंडिंग कर रही हैं इस मैच के लिए, ये शेयर होल्डर हैं। तो इस तरह ये शेयर बांट रही हैं। तो आपको इस तरह याद रख सकते हैं। तो ये स्पॉन्सर जो होते हैं, स्पॉन्सर का मतलब ये होगा कि जहां पर सेंट्रल और राज्य गवर्नमेंट का और केंद्र सरकार का दोनों का कुछ ना कुछ दोनों का हिस्सा होगा, यानी कि वित्त पोषण दोनों द्वारा किया जाएगा। तो इसमें क्या है, इस स्कीम के तहत केंद्र और राज्यों के बीच जो हिस्सा होगा वो 60:40 का होगा। 60:40 का केंद्र और राज्यों के बीच हिस्सा होगा। और उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्यों के लिए रेशो कितना है? नॉर्थ ईस्ट और हिली एरियाज के लिए ये जो रेशो है वो 90:10 का है, जैसे कि आमतौर पर होता है। यानी कि केंद्र का हिस्सा कितना होगा, वित्त कितना प्रदान करेगा केंद्र? 90%। और 10% खर्च किसके द्वारा वहन किया जाएगा? वो स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। किसके लिए है ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और हिली स्टेट्स के लिए, यानी कि आपके हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और आपका उत्तराखंड इत्यादि के लिए। और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स हैं आपके
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, इन सब के लिए 90:10 का रेशो है। अब आगे है विधायिका के साथ केंद्र शासित प्रदेश, यानी कि ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जिसमें विधायिका मौजूद है। अब आपको ये पता होना चाहिए विधायिका कौन से केंद्र शासित प्रदेशों में है। पहले तो दिल्ली में है और दूसरी पौंडीचेरी में है। इन दोनों जगह विधायिका मौजूद है। अब ऐसे विधायिका वाले स्टेट्स के लिए 60:40 का रेशो के आधार पर वित्त पोषण का बंटवारा किया जाएगा। और जो इसके अलावा जितने भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, जैसे कि आपका चंडीगढ़ है, जैसे कि दादर और नगर हवेली है, जैसे कि अंडमान निकोबार है, जैसे कि आपका लक्षद्वीप है, इन सभी के लिए जो वित्त पोषण होगा वो पूरी तरह यानी कि 100% वो केंद्र द्वारा वहन किया जाएगा उसका। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधानसभा मौजूद नहीं है, यानी कि विधायिका मौजूद नहीं है, ऐसे सारे ही केंद्र शासित प्रदेशों में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाएगा। इसके अलावा केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 का रेशो और उत्तर पूर्वी राज्यों और पहाड़ी राज्यों के बीच 90:10 का रेशो। और ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जहां पर विधायिका मौजूद है वहां पर केंद्र और राज्य का रेशो कितना होगा? 60:40 का। आगे है योजना इनपुट की खरीद, सामान्य सेवाओं को का लाभ उठाने और उत्पादों के विपणन के मामले में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद दृष्टिकोण अपनाती है। यह योजना कचरे से यानी कि जो हमारा वेस्ट होता है उससे धन यानी कि पैसा बनाने वाले उत्पाद बनाना, लघु वन उत्पाद बनाना, जो हमारे माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं और आकांक्षी जिलों पर भी ये ध्यान केंद्रित करती है। अगली स्कीम है हमारी ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम। देखिए इससे हमें एक चीज और याद आई, जो हम आपको सेपरेट करके लेक्चर्स पढ़ाएंगे। जैसे कि ये सोशल सेक्टर स्कीम्स का जो लेक्चर है इसको हम मैक्सिमम 3 लेक्चर्स में कवर कर देंगे और कंटिन्यूअसली आएगा हमारा आज, कल और परसों। और इसी के साथ अब इसके बाद हम शुरू करेंगे जितने भी पिछले 1 से 1.5 साल के अंदर जो हमारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन गवर्नमेंट द्वारा लॉन्च किए गए हैं, मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं, प्लेटफॉर्म जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं और इसी तरह के जो हैकाथॉन लॉन्च किए गए हैं, इन सारों को हम एक ही साथ कवर करेंगे अलग सेपरेट लेक्चर्स में। इसको हम करंट अफेयर से अलग करके सेपरेट करके डिस्कस करेंगे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो अगली स्कीम है हमारी, अगला न्यूज है हमारी ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने यानी कि आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और स्वास्थ्य मंत्री, इन्होंने संयुक्त रूप से ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन 2020 शुरू किया है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन, डिस्कवरी डीडी हैकाथॉन। तो ये आपसे न्यूज़ पूछी जा सकती है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस हैकाथॉन का उद्देश्य क्या है? हैकाथॉन के माध्यम से इन सिलिका ड्रग डिस्कवरी द्वारा SARS-CoV-2 के खिलाफ ड्रग उम्मीदवारों यानी कि जो ड्रग्स औषधि लेते हैं यानी कि जिनको दवा दी जाती है, उम्मीदवारों की पहचान करना और रासायनिक संश्लेषण और जैविक प्रशिक्षण द्वारा अनुवर्ती कार्यवाही करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इन सिलिका क्या है? इन सिलिका माध्यम होता है यानी कि किस तरह ड्रग की सप्लाई किस तरह करना है, यानी कि जो वो होंगे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे या ऐसे लोग जिनको जो कोरोना से पीड़ित होंगे, उनको जो दवा की सप्लाई की जाएगी वो कंप्यूटराइज्ड माध्यम से की जाएगी। कंप्यूटराइज्ड माध्यम से यही इन सिलिका माध्यम है। इन सिलिका ड्रग डिस्कवरी द्वारा SARS-CoV-2 के खिलाफ उम्मीदवारों की पहचान की जाएगी। इसमें जो कोरोना पीड़ितों की पहचान की जाएगी वो कंप्यूटर बेस्ड की जाएगी। इन सिलिका ड्रग डिस्कवरी द्वारा SARS-CoV-2 के खिलाफ उम्मीदवारों की पहचान करना और रासायनिक संश्लेषण यानी कि केमिकल सिंथेसिस और जैविक परीक्षण बायोलॉजिकल टेस्टिंग द्वारा अनुवर्ती यानी कि सीक्वेंशियल कार्रवाई करना है। ड्रग डिस्कवरी हैकाथॉन ड्रग डिस्कवरी प्रक्रिया का समर्थन करने के लिए यह अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय पहल है। यह एक ऑनलाइन प्रतियोगिता है और इसमें देश या दुनिया में कहीं से भी कोई भी भाग ले सकता है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसी तरह के फैक्ट्स को आपको स्टेटमेंट में देकर यूपीएससी कंफ्यूज करेगी। देखिए कि ये ऑनलाइन प्रतियोगिता है या ऑफलाइन प्रतियोगिता है, इसमें केवल भारतीय लोग ही भाग ले सकते हैं या इसमें केवल सरकारी संस्थाएं ही भाग ले सकती हैं। इसलिए आप ये याद रखिए कि इसमें देश की या दुनिया के कहीं से भी और कोई भी यानी कि इसमें किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है प्राइवेट के लिए, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है सरकारी के लिए, किसी तरह की बाउंडेशन नहीं है इंडिविजुअल के लिए। तो इसमें कोई भी भाग ले सकता है, दुनिया के किसी भी कोने से भाग ले सकता है। यह MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, AICTE ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, CSIR काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च, शायद यही नाम है इसका, ये इसकी एक संयुक्त पहल है। और सीडेक जो आपका कंप्यूटर संस्थान है और माई गवर्नमेंट, स्कोरंडिंगर और चेमक्सॉन जैसी ये प्राइवेट संस्थाएं हैं जो फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हैं। ये भागीदारों द्वारा इन सबके द्वारा समर्थित है। ये इस पहल में HRD इनोवेशन सेल और AICTE हैकाथॉन के माध्यम से संभावित दवा अणुओं की पहचान करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, जबकि CSIR इन पहचाने गए अणुओं को संश्लेषण और प्रयोगशाला परीक्षण के लिए आगे तैयार करेगा। अगली न्यूज़ है हमारी प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस से BSc डिग्री।
बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मार्क कर लीजिए, क्योंकि सबसे बड़ा इंपैक्ट कंप्यूटर एजुकेशन को ही पड़ा है। इस अगर हेल्थ सिस्टम के बाद अगर दूसरा सबसे बड़ा इंपैक्ट पड़ा है हमारा कोरोना की वजह से, तो वो एजुकेशन सिस्टम को ही हुआ है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री ने प्रोग्रामिंग और डेटा साइंस में दुनिया की पहली ऑनलाइन बीएससी डिग्री का शुभारंभ किया। यानी कि पहली बार दुनिया के किसी देश ने बीएससी प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस, बीएससी इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस में ऑनलाइन डिग्री की शुरुआत की है। यह किसके द्वारा शुरू किया गया है कार्यक्रम? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा, आईआईटी मद्रास द्वारा तैयार किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसे एनआईआरएफ द्वारा भारत रैंकिंग 2020 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यानी कि आईआईटी मद्रास को एनआईआरएफ रैंकिंग जो है, एनआईआरएफ हमारी रैंकिंग जो प्रदान करता है इंस्टीट्यूट्स को, उसके द्वारा इसको पहला स्थान प्रदान किया गया है 2020 में। कार्यक्रम में किसी अन्य नियमित पाठ्यक्रम की तरह ही संकाय यानी कि फैकल्टी, साप्ताहिक असाइनमेंट और व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण की गई परीक्षाओं के वीडियो होंगे। यह कार्यक्रम किसी भी व्यक्ति के लिए ओपन है जिसने 10वीं कक्षा में अंग्रेजी और गणित के साथ 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और किसी भी ऑन कैंपस यूजी पाठ्यक्रम में दाखिला लिया है। यानी कि ये ऐसे किसी भी स्टूडेंट के लिए ओपन कोर्स है जिसने 10th क्लास अंग्रेजी और गणित के साथ किया है और साथ ही 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है, लेकिन उसने 10th क्लास अंग्रेजी और गणित के साथ किया है और अभी करंट में वो ऑन कैंपस किसी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम का हिस्सा है। ऑन कैंपस यानी कि रेगुलर ऑन कैंपस प्रोग्राम का हिस्सा है, किसी यूनिवर्सिटी में रेगुलर पढ़ाई कर रहा है, ग्रेजुएशन में अंडर ग्रेजुएट कोई बंदा इसके अंदर एडमिशन ले सकता है। 2020 में अपनी 12वीं कक्षा पूरी करने वाले छात्रों का वर्तमान बैच आवेदन करने के लिए पात्र है। स्नातक और कामकाजी पेशेवर भी इस कार्यक्रम को अपना सकते हैं। डेटा साइंस सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक है, जिसके 2026 तक 11.5 मिलियन रोजगार सृजित करने की भविष्यवाणी की गई है। तो ऐसा इसके बारे में डेटा दिया गया है। अब हम एक बार हल्के से थोड़ी सा एनआईआरएफ भी देख लेते हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। ये क्या है? राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क भारत में उच्च शिक्षा के संस्थानों को देखिए, ये एक फैक्ट इंपॉर्टेंट होता है। एनआईआरएफ क्या करता है? ये एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को रैंकिंग प्रदान करता है। कौन से एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स? जो हायर एजुकेशन में डिग्री प्रदान करते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स को ये रैंकिंग देता है, ना कि आपके जो स्कूली एजुकेशंस को रैंक करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा अपनाई गई एक पद्धति है, एक सिस्टम है। इसको 29 सितंबर 2015 को मानव संसाधन विकास मंत्री द्वारा फ्रेमवर्क को मंजूरी दी गई और इसको लॉन्च किया गया। टीचिंग लर्निंग, इसमें क्या क्या एस्पेक्ट्स इसके नजर में रखे जाते हैं? टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेज। दूसरा, अनुसंधान, पेशेवर अभ्यास और सहयोगी प्रदर्शन यानी कि रिसर्च, प्रोफेशनल प्रैक्टिस एंड कोलैबोरेटिव परफॉर्मेंस, आरपीसी। और तीसरा है स्नातक परिणाम यानी कि ग्रेजुएशन आउटकम, आउटरीच और समावेशिता, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी, ओआई। और धारणा यानी कि परसेप्शन। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू वाराणसी ने आईआईटी वाराणसी ने इसका क्या किया है? एनआईआरएफ रैंकिंग पर आपत्ति जताते हुए इसे अपूर्ण डेटा पर आधारित होने का इस पर आरोप लगाया है। तो ये आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि ये इंपॉर्टेंट है कि एनआईआरएफ रैंकिंग कब शुरू की गई? 2016 में। आपको पता होना चाहिए कि पहले रैंकिंग इसने अपना रैंकिंग सर्टिफिकेट कब प्रदान की? 2016 में। इसको लॉन्च किया गया था 2015 में, लेकिन 2016 में इसने पहला रैंकिंग प्रदान की पहली बार, और 2020 में आईआईटी मद्रास को पहली रैंक प्राप्त हुई है। अगली न्यूज है हमारी मोबाइल मास्टर जी। आईआईटी कानपुर ने कक्षा से घर शिक्षण सेटअप मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। कोविड-19 ने शिक्षा प्रणाली, विशेष रूप से कक्षा शिक्षण को ठप कर दिया। इससे ग्रामीण भारत के छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इस समस्या को हल करने के लिए आईआईटी कानपुर ने एक कक्षा से घर यानी कि क्लास टू होम शिक्षण सेटअप विकसित किया है, जो शिक्षकों द्वारा अपने उपलब्ध स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए व्याख्यान यानी कि लेक्चर या निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है। इसे मोबाइल मास्टर जी नाम दिया गया है। तो आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोबाइल मास्टर जी ऐप निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा या किस संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया था? जो कक्षा से घर शिक्षण सेटअप है, यानी कि एक टीचिंग सेटअप है और ग्रामीण भारत में छात्रों के लिए बहुत मददगार साबित हो रहा है। आगे है खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन। केंद्रीय एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस मिनिस्टर ने भारत को अगरबत्ती उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा प्रस्तावित एक अद्वितीय रोजगार सृजन कार्यक्रम को मंजूरी दी है। कि ये किसके द्वारा दिया गया है? खादी और ग्राम उद्योग द्वारा। और किसके अंतर्गत? मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के अंतर्गत। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय।
खादी अगरबत्ती आत्मनिर्भर मिशन नाम के कार्यक्रम का उद्देश्य देश के विभिन्न हिस्सों में बेरोजगार और प्रवासी श्रमिकों के लिए यानी कि माइग्रेंट लेबर्स के लिए यह रोजगार इसका प्रदान करना इसका उद्देश्य है। जबकि घरेलू अगरबत्ती उत्पादन में काफी वृद्धि करना है, यानी कि इसको दो उद्देश्य हैं, बेरोजगारी को खत्म करते हुए जो माइग्रेंट लेबर हैं जो कोरोना के टाइम में अपने अपने घरों को लौटे ऐसे लेबर्स के लिए रोजगार सर्जन करना, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना, एम्प्लॉयमेंट पैदा करना और जो घरेलू अगरबत्ती उत्पादन है यानी कि हमारा डोमेस्टिक अगरबत्ती का जो प्रोडक्शन है उसमें वृद्धि करना भी इसका उद्देश्य है। इस योजना के तहत KVIC यानी कि खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन सफल निजी अगरबत्ती निर्माताओं के माध्यम से कारीगरों को स्वचालित अगरबत्ती बनाने की मशीन और पाउडर मिक्सिंग मशीन प्रदान करेगा। यानी कि KVIC इसमें क्या करेगा, खादी विलेज इंडस्ट्री आयोग इसमें क्या करेगा, वो इसमें अगरबत्ती बनाने की स्वचालित मशीन प्रदान करेगा और पाउडर मिक्सिंग की मशीन प्रदान करेगा, जो व्यापार भागीदारों के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे। अगली न्यूज है हमारी पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, ये आपके IAS प्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2020 को चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ने वाली लगभग 2300 किलोमीटर लंबाई की पनडुब्बी ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया। पनडुब्बी सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का OFC का उद्घाटन किया। ये किसको जोड़ती है, पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप यानी कि हैवलॉक द्वीप, लिटिल अंडमान, कार निकोबार, कोमार्टा, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइलैंड और रंगात, इन सबको जोड़ती है। इसका लाभ क्या होगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज और अधिक विश्वसनीय मोबाइल और लैंडलाइन दूर संचार सेवाओं की डिलीवरी। यानी कि ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं यहाँ पर नेटवर्क इश्यूज रहता है, तो इन नेटवर्क इश्यूज को टैकल करने के लिए, काउंटर करने के लिए के उद्देश्य से ये ऑप्टिकल फाइबर केबल योजना का भारत सरकार द्वारा, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इसको शुरुआत की गई है, ताकि मोबाइल सेवाओं में और लैंडलाइन कम्युनिकेशन सर्विसेज में जो गुणवत्ता प्रदान की जा सके। इसका वित्तपोषण दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय के तहत यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड के माध्यम से किया जाएगा। निष्पादन यानी कि इसका एग्जीक्यूशन भारत संचार निगम लिमिटेड करेगा, यानी कि इसका एग्जीक्यूशन किसके द्वारा किया जा रहा है, BSNL द्वारा। तकनीकी सलाहकार कौन है इसमें, टेक्निकल एडवाइजर टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट इंडिया लिमिटेड, TCIL इसका टेक्निकल एडवाइजर है। अगली न्यूज है हमारी स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये आपके कंप्यूटर की दृष्टि से, कंप्यूटर एग्जाम्स, क्योंकि आपका सिलेबस में कंप्यूटर भी मेंशन है, उस दृष्टि से ये न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें दो फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री ने देश में स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को गति प्रदान करने के लिए स्वदेशी यानी कि आपका स्वदेशी जो है माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया। किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय द्वारा। IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC यानी कि IIT मद्रास और CDEC द्वारा, IIT मद्रास और CDEC द्वारा इसको शक्ति 32 बिट और वेगा 64 बिट नामक दो माइक्रो प्रोसेसर विकसित किए गए हैं। देखिए, शक्ति 32 बिट किसके द्वारा विकसित किया गया है, IIT मद्रास द्वारा। शक्ति इसका फुल फॉर्म में ही, इसका कैपिटल में ही नाम है शक्ति। ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है और ये वेगा CDEC के द्वारा लॉन्च किया गया है। वेगा कौन सा प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, ये 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है। तो आपको पता होगा कंप्यूटर में ये बेसिक्स के 32 बिट प्रोसेसर, और कंप्यूटर इसमें दो प्रोसेसर होते हैं, दो टाइप के, 32 बिट होता है और 64 बिट प्रोसेसर होता है, माइक्रो प्रोसेसर। तो ये दोनों डोमेस्टिकली मैन्युफैक्चर्ड माइक्रो प्रोसेसर है, यानी कि स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर है, जिसमें से शक्ति को IIT मद्रास द्वारा बनाया गया है, और वेगा जो कि 64 बिट माइक्रो प्रोसेसर है, इसको CDEC द्वारा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय ने माइक्रो प्रोसेसर विकास मंत्रालय के तहत अपने सोर्स और आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए इसे ओपन सोर्स आर्किटेक्चर का उपयोग करते हुए इसे लॉन्च किया। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज, आत्मनिर्भर भारत के लिए इनोवेट सॉल्यूशन यानी कि नवाचार समाधान, विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इन माइक्रो प्रोसेसरों का उपयोग करने के लिए इनोवेटर्स यानी कि नवोचार करने वाले स्टार्टअप्स और छात्रों को आमंत्रित करता है। फाइनल में प्रवेश करने वाली शीर्ष 10 टीमों को कुल 2.30 करोड़ रुपए का सीड फंड और 12 महीने का इंक्यूबेशन सपोर्ट मिलेगा, यानी कि 12 महीने के लिए समय के लिए उनको रिसर्च करने के लिए 10 टीमों को 2.30 करोड़ रुपए तक का सीड फंड प्रदान किया जाएगा। अगली न्यूज है हमारी
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय परिषद का गठन किया है। तो इसका कंपोजिशन कैसी होगी? जो हमारी नेशनल काउंसिल होगी, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, एनसीटीपी। इसका कंपोजिशन क्या होगी? इसमें परिषद के अध्यक्ष कौन होंगे? इसके चेयरपर्सन सामाजिक न्याय मंत्रालय के मंत्री यानी कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। सदस्य कौन होंगे? कुछ अन्य मंत्रालयों के अधिकारी यानी कि अन्य मंत्रालयों के अधिकारी इसके सदस्य होंगे, मेंबर्स होंगे। समुदायों से 5 मनोनीत सदस्य भी परिषद का हिस्सा है, जिसमें लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी, गोपी शंकर मधुरे, मीरा परिदा, जैनब जावेद पाटिल और काक चिंगताबम श्यामचंद्र शर्मा। ये पूरा एक ही नाम है। ये 5 सदस्य होंगे अलग से मनोनीत, और किसके द्वारा गठित की गई है? किसके तहत गठित की गई है? ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकार संरक्षण अधिनियम 2019, ट्रांसजेंडर पर्सन्स अधिकारों का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। इस अधिनियम के तहत नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स 2020 का गठन किया गया है। तो ये इसकी कंपोजिशन है। अब इसके परिषद के 5 प्रमुख कार्य हैं। पहला है केंद्र सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के संबंध में नीतियां, कार्यक्रम, कानून और परियोजनाओं के निर्माण पर सलाह देना। दूसरा, समानता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी। देखिए ये सोशल वेलफेयर से रिलेटेड न्यूज है, इसलिए इसको आपको बहुत अच्छे से एक पॉइंट का पता होना चाहिए। समानता और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी प्राप्त करने के लिए तैयार की गई नीतियों और कार्यक्रमों के प्रभाव की निगरानी और मूल्यांकन करना। सभी विभागों की गतिविधियों की समीक्षा और समन्वय करना। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की शिकायतों का निवारण करना। केंद्र द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य कार्य करना जो केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए हों। अगली न्यूज है हमारी श्रम ब्यूरो, लेबर ब्यूरो। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है क्योंकि लेबर तो आपका इसका पार्ट ही है आपके सिलेबस का, और लेबर ब्यूरो भी आपका सिलेबस का पार्ट है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक संलग्न कार्यालय श्रम ब्यूरो का आधिकारिक लोगो श्रम मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया। यानी कि श्रम मंत्री ने क्या किया है? अभी लेबर ब्यूरो का एक ऑफिशियल लोगो लॉन्च किया है। और लेबर ब्यूरो किसके अंतर्गत आता है? श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत। अब श्रम ब्यूरो का गठन कब किया गया था? 1 अक्टूबर 1946 को। शिमला और चंडीगढ़ में इसकी 2 मुख्य शाखाएं हैं। कार्य क्या करता है? ये श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों का संकलन करता है, यानी कि आपका कंपाइलेशन करता है, संग्रह करता है, कलेक्शन करता है, विश्लेषण करता है, एनालिसिस करता है और उसके प्रसार यानी कि एक्सपेंशन का कार्य करता है। निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत कार्य या गतिविधियां: औद्योगिक, श्रमिक, कृषि, ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या का संकलन और रखरखाव, शहरी क्षेत्रों में चयनित आवश्यक वस्तुओं का खुदरा मूल्य सूचकांक आदि, त्वरित रोजगार सर्वेक्षण और रोजगार। श्रम ब्यूरो द्वारा बेरोजगारी सर्वेक्षण भी इसके द्वारा जारी किया जाता है। अगली न्यूज है हमारी संयुक्त राष्ट्र द्वारा विकलांग लोगों के लिए जारी किए गए दिशा निर्देश। यहां से एक क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है इस बार, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन द्वारा जो विकलांग पर्सन विद डिसेबिलिटीज होते हैं, पर्सन विद डिसएबिलिटीज विकलांग लोगों के लिए जो दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी की गई हैं, यहां से क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। क्योंकि आईएलओ के द्वारा एक कन्वेंशन जो बच्चों से रिलेटेड थी वो एक बार पूछी जा चुकी है पहले भी, तो इसलिए यूनाइटेड नेशंस की यह कन्वेंशन या यह गाइडलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो इसका इसने 10 सिद्धांत दिए हैं और ये 10 के 10 आपको रट लेने हैं। इट इज हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, ये आपको 10 के 10 रटने हैं। इसमें कोई भी आपको कोताही नहीं बरतनी है, किसी भी तरह की ढील नहीं देनी है। इससे क्वेश्चन पूछे जाने की 100% संभावना है। संयुक्त राष्ट्र ने विकलांग लोगों के लिए सामाजिक न्याय तक पहुंच पर अपने पहले दिशा निर्देश जारी किए हैं। यानी कि पहली बार यूनाइटेड नेशन द्वारा गाइडलाइंस जारी की गई हैं। किसके लिए? पर्सन विद डिसेबिलिटीज, पीडब्ल्यूडी पर्संस के लिए। और ये 10 गाइडलाइंस हैं, यानी कि 10 दिशा निर्देश जारी किए हैं। दिशा निर्देश 10 सिद्धांतों के एक सेट की रूपरेखा तैयार करते हैं और कार्यान्वयन के लिए चरणों का विवरण बताते हैं। ये 10 सिद्धांत क्या है? पहला सिद्धांत, सभी विकलांग व्यक्तियों के पास कानूनी क्षमता और इसलिए किसी को भी विकलांगता के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसमें? किसी भी व्यक्ति को विकलांगता के आधार पर न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा। 2014 आईएएस, 2013 आईएएस में फाइनल रिजल्ट जब 2014 में आया तो एक लड़की थी इरा सिंघल, सबने नाम सुना होगा, इरा सिंघल, उनको आईपीएस मिला था, लेकिन यूपीएससी ने यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया था, उनका नाम आईपीएस में आया था, उनको यह कहते हुए रिजेक्ट कर दिया कि यू आर नॉट कैपेबल फॉर दिस पोस्ट, सो यू आर रिजेक्टेड फ्रॉम द यूपीएससी फाइनल लिस्ट। तो उनको यह कहते हुए कि आप फिजिकली
कैपेबल नहीं है इस पोस्ट के लिए, इसलिए आपको इस लिस्ट से रिजेक्ट किया जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया और इत्तेफाक देखिए, कोइंसिडेंट देखिए कि 2014 का जिस दिन रिजल्ट आया, यानी कि 2014 का फाइनल रिजल्ट जब 2015 में आया, उस दिन उसी दिन सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया ईरा सिंघल को लेकर। यूपीएससी को उन्होंने आदेश दिया सुप्रीम कोर्ट ने कि ईरा सिंघल को ये पोस्ट दी जाए। आप उनकी फिजिकल कैपेसिटी के आधार पर उसकी किसी की भी मानसिक क्षमता का आकलन नहीं कर सकते। यानी कि सुप्रीम कोर्ट का ये कहना था इस वर्डिक्ट में कि ईरा सिंघल की फिजिकली कंडीशन को देखकर आप उनकी मानसिक क्षमता का आकलन नहीं कर सकते कि वो इस पोस्ट के कैपेबल नहीं है, क्योंकि आईपीएस को स्वयं नहीं लड़ना होता है, आईपीएस को गाइड करना होता है, और हो सकता है कि वो इतनी कैपेबल हो कि वो गाइड कर सकें। जिस दिन ये वर्डिक्ट आया 2014 का रिजल्ट उसी दिन आउट हुआ था, और कमाल की बात ये देखिए कि ईरा सिंघल ने उस एग्जाम में टॉप किया, फर्स्ट रैंक आई। यानी कि 2013 में वो आईपीएस सेलेक्ट हुई थी और 2014 में उन्होंने टॉप कर लिया, रैंक 1 थी वो ऑल इंडिया। तो ये आप इसी आधार पर इससे भी जोड़ सकते हैं कि न्याय से वंचित नहीं किया जाएगा विकलांगता के आधार पर। दूसरा सिद्धांत 2, विकलांगता व्यक्तियों के भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सुविधाओं और सेवाएं सार्वभौमिक रूप से सुलभ होनी चाहिए। विकलांग व्यक्तियों को भेदभाव के बिना न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित करना और सुविधाएं और सेवाएं की सार्वभौमिक रूप से, यूनिवर्सल रूप से ये उनके लिए सुलभ होनी चाहिए। तीसरा सिद्धांत, विकलांग बच्चों सहित विकलांग व्यक्तियों को उपयुक्त प्रक्रियात्मक आवास का अधिकार है। सिद्धांत चौथा, फोर्थ प्रिंसिपल, विकलांग व्यक्तियों को कानूनी नोटिस और सूचनाओं को समय पर और सुलभ तरीके से दूसरों के साथ समान आधार पर पहुंच प्रदान करने का अधिकार है। पांचवा सिद्धांत, विकलांग व्यक्ति अन्य लोगों के साथ समान आधार पर अंतर्राष्ट्रीय कानून में मान्यता प्राप्त सभी वास्तविक और प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायों के हकदार हैं और राज्यों को उचित प्रक्रिया की गारंटी के लिए आवश्यक आवास प्रदान करना चाहिए। छठा सिद्धांत, विकलांग व्यक्तियों को मुफ्त या सस्ती कानूनी सहायता का अधिकार है। सातवां सिद्धांत, विकलांग व्यक्तियों को न्याय के प्रशासन में दूसरों के साथ समान आधार पर भाग लेने का अधिकार है। आठवां सिद्धांत, विकलांग व्यक्तियों को मानवाधिकार के उल्लंघन और अपराधों से संबंधित शिकायतों की रिपोर्ट करने और कानूनी कार्यवाही शुरू करने, उनकी शिकायतों की जांच करने और प्रभावी उपचार प्रदान करने का अधिकार है। नवा सिद्धांत, प्रभावी और मजबूत निगरानी तंत्र विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय तक पहुंच का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और 10वां सिद्धांत, न्याय प्रणाली में काम करने वाले सभी लोगों को विशेष रूप से न्याय तक पहुंच के संदर्भ में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को संबोधित करने वाले जागरूकता बढ़ाने और प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए। यानी कि ऐसे यूएन ने ये गाइडलाइन दी है 10वें सिद्धांत में कि सभी राज्य यानी कि सभी देशों को की सरकारों को ऐसे कार्यक्रम यानी कि ऐसे प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिसमें ऐसे प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने चाहिए, जिससे जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या पर्सन्स हैं उन लोगों में अवेयरनेस पैदा हो, यानी कि जागरूकता बढ़े सोशल स्कीम्स को लेकर या सरकारी अधिकारों को लेकर, अपने अधिकारों को लेकर, फंडामेंटल राइट्स को लेकर जागरूकता बढ़ाने के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सरकारों द्वारा चलाए जाने चाहिए। अगली न्यूज है हमारी मिशन कर्मयोगी, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPCSCB नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग ये शुरू करने की मंजूरी दी। इसका उद्देश्य क्या है? सिविल सेवक भारतीय संस्कृति और संवेदनाओं में डूबे रहते हैं और अपनी जड़ों से जुड़े रहते हैं, जबकि वे दुनिया भर के सर्वोत्तम संस्थाओं और प्रथाओं को सीखते हैं। किसके द्वारा वितरित है? एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गवर्नमेंट कर्मयोगी मंच द्वारा। इसमें किसको कवर किया जाएगा? 46 लाख केंद्रीय कर्मचारियों को कवर किया जाएगा। खर्च क्या है? 5 साल के लिए 2020-21 से ये योजना 2024-25 के लिए है, यानी कि आपको याद होना चाहिए इसका 2020-21 से 2024-25 के लिए 5 साल के लिए 510 करोड़ रुपए का इसमें आवंटन किया गया है। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? कैबिनेट सेक्रेटरी द्वारा की जाती है। तो ये हमारी छोटी सी इसमें न्यूज थी, इसको भी हमने कवर कर लिया है। अगली न्यूज है हमारी पीएम मत्स्य संपदा योजना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस बार आने की पूरी संभावना किसी ना किसी एग्जाम में यूपीएससी द्वारा जरूर पूछी जाएगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार में पीएम मत्स्य संपदा योजना शुरुआत की। कहां पर? बिहार में। इंपॉर्टेंट फैक्ट, लॉन्च कब की गई, कैसे की गई? 21 राज्यों में एक साथ लॉन्च की गई। इसमें कितनी इन्वेस्टमेंट किया गया है? 20,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट। कितने खर्च करने हैं? कब खर्च करने हैं? अगले 4 से 5 साल में कितने खर्च करने हैं? 20,000 करोड़ रुपए। यानी कि अगर 4 साल तक चलेगी तो 5,000 करोड़ रुपए पर ईयर, 5 साल चलेगी तो 4,000 करोड़ रुपए पर ईयर। किसको प्रदान करते हैं? नया बुनियादी ढांचा, आधुनिक उपकरण और मछली उत्पादकों के लिए नए बाजारों तक पहुंच के साथ साथ खेती के साथ साथ अन्य माध्यमों के लिए अवसरों में वृद्धि पैदा करना। इसका लक्ष्य अगले 3 से 4 वर्षों में मछली का निर्यात को दुगना करना, मछली के एक्सपोर्ट में
एक्सपोर्ट को डबल करना इसका लक्ष्य है तथा केवल मत्स्य पालन क्षेत्र में ही रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा करना। उद्देश्य क्या है? 2024-25 तक यानी कि 5 साल 2020-21 से 2024-25 यानी कि 5 साल के लिए मछली उत्पादन को अतिरिक्त 70 लाख टन बढ़ाना। यानी कि यह 5 साल के लिए स्कीम लॉन्च की गई है। 2020-21 से 2025 तक मछली के उत्पादन को एक्स्ट्रा 70 लाख टन और बढ़ाना, यानी कि जितना हो रहा है उससे 70 लाख टन और बढ़ाना और निर्यात को दोगुना करना। अगली न्यूज़ है हमारी, भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद, भारत की आर्थिक और सामाजिक परिषद है यूएन की, इसको भारत को आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक संस्था महिला की स्थिति पर आयोग काउंसिल कमीशन ऑन स्टेटस फॉर विमेन इसके सदस्य के रूप में चुना गया है। तो ये इकोसॉक क्या है, कौन सा है? ये यूएन की एक संस्था है इकोसॉक, आर्थिक और सामाजिक परिषद है यूएन की। ये भारत 2021 से 2025 तक 4 साल तक इस प्रतिष्ठित निकाय का सदस्य रहेगा। देखिए आप दोबारा एक बार बता दें हम आपको, यूएन की जो संस्था है इकोसॉक तो इसका एक विंग है यानी कि एक निकाय है CSW कमीशन फॉर स्टेटस ऑफ विमेन, महिलाओं की स्थिति पर आयोग। इस आयोग का यानी कि इस विंग का, इकोसॉक की इस विंग का भारत को 5 साल के लिए सदस्य यानी कि मेंबर चुना गया है। कब से कब तक के लिए? 2021 से 2025 तक के लिए इसका सदस्य चुना गया है। CSW प्रमुख वैश्विक अंतर सरकारी निकाय है यानी कि इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, विशेष रूप से लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। इसका गठन कब किया गया था? ये इकोसॉक का कार्यात्मक आयोग है। इसकी स्थापना इकोसॉक संकल्प 21 जून 1946 को की गई थी। ये महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा देता है, दुनिया भर में महिलाओं के जीवन की वास्तविकता पर प्रकाश डालता है, लैंगिक समानता और महिलाओं के सशक्तिकरण पर वैश्विक मानकों को आकार देने में मदद करता है। अगली न्यूज़ है जल जीवन मिशन। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने 100 दिनों के भीतर देश भर के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल आपूर्ति प्रदान करने के लिए एक विशेष मिशन मोड अभियान शुरू किया। किसके द्वारा परिकल्पित मिशन है? प्रधानमंत्री द्वारा। सितंबर 2020 में जल जीवन मिशन के कार्यान्वयन के लिए ग्राम पंचायतों और पानी समितियों यानी कि वाटर कमिटीज के लिए मार्गदर्शिका जारी करते हुए इसको शुरू किया गया था। किसके तहत इसके तहत प्रावधान किए गए हैं? इसके जो प्रावधान किए गए हैं वो जल जीवन मिशन के तहत किए गए हैं। किसके द्वारा संचालित और अनुरक्षित? ग्राम पंचायत या उप समिति अर्थात ग्राम जल और स्वच्छता समिति या पानी समिति द्वारा संचालित है। जल जीवन मिशन का उद्देश्य 2024 तक हर ग्रामीण घर में नल के पानी के कनेक्शन के प्रावधान का सार्वभौमिक कवरेज यानी कि यूनिवर्सल कवरेज 2024 तक हर ग्रामीण भारतीय को पीने के पानी के नल मुहैया कराना या प्रदान करना, महिलाओं और बच्चों पर विशेष ध्यान देना इसका उद्देश्य है। अगली न्यूज़ है हमारी रेस 2020 इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। देखिए ये आपके कंप्यूटर अवेयरनेस की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो न्यूज़ आपकी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होगी यानी कि IT से रिलेटेड होगी वो आपके कंप्यूटर के सिलेबस से ऑटोमेटिकली ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। आपको जो कंप्यूटर से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे वो आपसे करंट अफेयर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि MEITY ने और नीति आयोग ने अक्टूबर 2020 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता नामक रेस 2020, इस रेस की फुल फॉर्म क्या है? रेस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सामाजिक अधिकारिता 2020 के लिए जिम्मेदार कृत्रिम बुद्धिमत्ता। इस पर एक ग्लोबल वर्चुअल समिट का आयोजन किया है। वैश्विक आभासी समिट का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया। रेस 2020 क्या है? जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन के लिए भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपनी तरह की पहली वैश्विक बैठक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहली वैश्विक बैठक है, फर्स्ट ग्लोबल मीटिंग है। आयोजित इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की गया है। यानी कि इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा और साथ में नीति आयोग, इन दोनों के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। भागीदारी किसकी? इसमें पार्टिसिपेशन वैश्विक उद्योग के नेता, प्रमुख राय निर्माता और सरकारी प्रतिनिधि और शिक्षाविद यानी कि एजुकेशनिस्ट भी इसमें शामिल हैं। उद्योग विश्लेषकों का अनुमान है कि AI 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में 957 बिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दे सकता है, ऐसा इसका मानना है। और लास्ट न्यूज़ है हमारी आज की स्वामित्व योजना। स्वामित्व इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रामीण भारत को बदलने के लिए स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के भौतिक विवरण का शुभारंभ किया। स्वामित्व ये EPFO में इस बार पूछा जा सकता है। स्वामित्व योजना क्योंकि ये ग्रामीण भारतीयों के लिए है, रूरल हाउस होल्ड के लिए हैं और
भूमि के लैंड रिकॉर्ड के संपत्ति कार्ड के भौतिक विवरण के लिए हैं। तो स्वामित्व योजना कब शुरू की गई? इस साल मतलब 2020 में, अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गांव के घर के मालिकों को अधिकारों का रिकॉर्ड प्रदान करना और संपत्ति कार्ड जारी करना, यानी कि ऐसे लैंड होल्डिंग्स जहां पर जिनकी ज़मीनों के कागज़, यानी कि उनके कागज़ उपलब्ध नहीं है, तो ऐसे लैंड होल्डर्स को उनको संपत्ति कार्ड जारी करना, सक्षम करना। किस चीज़ में? 1 लाख संपत्ति धारक अपने मोबाइल फ़ोन पर दिए गए SMS लिंक के माध्यम से अपने संपत्ति कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संपत्ति कार्डों का भौतिक विवरण किया जाएगा। यानी कि ये स्कीम लॉन्च तो की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, लेकिन जो संपत्ति कार्ड जो मिलेंगे, जिनका भौतिक विवरण किया जाएगा संपत्ति कार्डों का लैंड होल्डर्स को, रूरल लैंड होल्डर्स को, वो उस स्टेट्स की, कंसर्न स्टेट की स्टेट गवर्नमेंट द्वारा किया जाएगा। किसके द्वारा, किसने मार्ग प्रशस्त किया है? ग्रामीण द्वारा ऋण और अन्य वित्तीय लाभ कमाने के लिए संपत्ति का वित्तीय संपत्ति के रूप में उपयोग करना। यानी कि बहुत से ग्रामीण अपनी जैसे कृषि उत्पादनों के लिए बैंक से लोन नहीं ले पाते थे, क्योंकि बैंक को आपको पता है कि कहीं कुछ ना कुछ कोलेटरल रखना पड़ता है, तो अपनी ज़मीन होते हुए भी कागज़ों की कमी की वजह से या कागज़ ना होने की वजह से वो बैंक से लोन नहीं ले पाते थे। तो इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए संपत्ति के कागज़ों का भौतिक विवरण, संपत्ति कार्ड बांटे जाएंगे और स्वामित्व योजना के तहत इन कार्डों को बांटा जाएगा। तो हमारे आज के लेक्चर में इतना ही। हम हमारे 2 लेक्चर और आएंगे, यानी कि टोटल 3 लेक्चर्स में हम इस सोशल सेक्टर स्कीम्स को, जो पिछले 1 साल में जुलाई 2020 से 2 जुलाई 2021 तक करंट न्यूज़ में रही हैं, ऐसी सारी सोशल सेक्टर स्कीम्स, इनको हम कवर कर लेंगे। इसके साथ ही हम जितने भी एप्लीकेशन बनाए गए हैं, जितने भी मोबाइल ऐप बनाए गए हैं सरकार द्वारा, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किए गए हैं, इन सबको हम एक लेक्चर में, अलग लेक्चर में आपको डिस्कस करेंगे। और जो जितने भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ हैं, उनको हम अलग लेक्चर में कवर करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।